नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में अपने डिजिटल लाइब्रेरीज़ के बारे में जाना था, अब हम जानेंगे वर्चुअल लाइब्रेरी के बारे में और उसके बाद फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे। वर्चुअल पुस्तकालय जो होता है वो विभिन्न प्रकार के जो पुस्तक होते हैं जिसको हम ई बुक्स बोलते हैं, या कोई पत्रिका मैगजीन्स हो गया या कोई भी ऐसा डेटा होता है, इसको ये लोग सुरक्षित रखते हैं। लेकिन इसका जो ये लोग जो सुरक्षित रखते हैं, इसको हमें पाने के लिए अपने लैपटॉप या अन्य या पीसी हो गया या अन्य कोई पोर्टेबल उपकरण जिसके द्वारा हम इसको जान सकते हैं। लेकिन इस डिजिटल और वर्चुअल में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि जो डिजिटल लाइब्रेरीज होती हैं वो उसकी कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसका कोई बिल्डिंग बना होता है कहीं पे। जैसे दिल्ली का मैंने बताया था कि भारतीय डिजिटल पुस्तकालय दिल्ली में जो है उसका एक बिल्डिंग बना हुआ है दिल्ली में, लेकिन वर्चुअल का कोई बिल्डिंग नहीं होता, इसका केवल लिंक शेयर कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई वीडियो बनाया और उसको हमने ड्राइव पे अपलोड कर दिया। अब क्या करें, ड्राइव पे अपलोड हो गया, अब वो जो वीडियो है हमने किसी सीडी में, किसी डीवीडी में या कहीं पे सुरक्षित नहीं रखा, उसको हमने एक लिंक दे दिया सबको, ठीक है। अब जो हमने लिंक सबको दे दिया, कोई भी उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकता है, चाहे मोबाइल पे क्लिक करे, कंप्यूटर पे क्लिक करे, लैपटॉप पे, कहीं पे भी क्लिक करे, देख सकता है। तो अभी इसमें तो कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, हमने वीडियो बना के जस्ट दे दिया, सिर्फ लिंक ही भेज दिया। तो अगर उस वीडियो को हमने कहीं पे सुरक्षित रख लिया और उसका मान लीजिए ऐसे हज़ारों वीडियो बना करके एक ऐसा रूम बना दिया, एक हमने कमरा बना दिया, उसमें सारे डीवीडी वगैरह रख दिए, तो ये डिजिटल हो गया, ये डिजिटल लाइब्रेरी हो गया। लेकिन अगर सिर्फ हमने लिंक ही भेज दिया, कोई सीडी उडी नहीं दिया, कोई इसका कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो क्या हो गया, ये वर्चुअल हो गया। सिर्फ इसमें यही दोनों चीज़ होती हैं। इसको हम ये भी बोलते हैं कि बिना दीवारों की पुस्तकालय, बिना दीवार की पुस्तकालय, मतलब कोई भी इसमें बाधा नहीं पहुंचती। बिना दीवार मतलब बिना बाधा की, दीवारें हमारे लिए बाधा है ना, कि तो बिना बाधा की हम ढूंढ पाते हैं। जिसमें बताया गया कि संसाधन भौतिक रूप में नहीं होता, मैंने बता दिया है, और ये वेबसाइट से लिंक भी प्रदान कर देता है, ये भी मैंने बता दिया। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहली विशेषता यही होती है कि इसमें समान रूप से कोई भी भौतिक संग्रह नहीं होता। भौतिक मतलब फिजिकल, जिसको हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, फील कर सकते हैं अपने, तो उसे हम बोलते हैं भौतिक संग्रह, छूने से, ठीक है, स्पर्श हो उसका। दूसरा, इसका अलग इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में ही ये केवल उपलब्ध होते हैं, जितने भी इसमें कंटेंट होते हैं सारे इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं। दूसरा, ये पुस्तकालय किसी भी स्थान पर संग्रहित नहीं होते, किसी भी जगह पे नहीं होते, ये सिर्फ लिंक पे ही होते हैं, ऑनलाइन ही अवेलेबल होते हैं। पुस्तकालय संसाधनों का वर्गीकरण करके उन्हें सिर्फ प्रदान करता है। पुस्तकालय क्या करता है, पुस्तकालय इसलिए इसको बोलते हैं कि वर्गीकरण करता है। जैसे कि वर्गीकरण का मतलब, जैसे आपने वो उनके डार्विन के बारे में पढ़ा होगा। डार्विन ने क्या किया था कि जो पौधे होते हैं ना, उनको वर्गीकृत कर दिया था कि ये इस तरह के पौधे हैं, वो उस तरह के पौधे हैं। अब ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सिर्फ रेगिस्तान में पाए जाते हैं, कुछ पौधे होते हैं जो पहाड़ों पर पाए जाते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो भूमध्य रेखा पर पाए जाते हैं, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दलदली क्षेत्र पर पाए जाते हैं। तो ये जो वर्गीकरण हो ना पौधों का, तो ऐसे ही पुस्तकालय का भी काम होता है, वर्चुअल पुस्तकालय का काम होता है ये वर्गीकरण कर देना। कि जैसे मेडिकल से रिलेटेड पुस्तकें हो गई, ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड पुस्तकें हो गई, ये BLIS के लिए पुस्तकें हो गई, MLIS के लिए पुस्तकें हो गई, ये फलाना के लिए पुस्तकें हो गई। तो ऐसे ही ये चीज़ हो गई, वर्गीकरण ये प्रदान कर देता है, क्लासिफिकेशन प्रदान कर देता है, प्रलेखों तक किसी भी वर्क स्टेशन से पहुंचा जा सकता है। अभी हमारे पास एक पुस्तक है जो तमिलनाडु के एक कन्याकुमारी में है, ठीक है, जहाँ स्वामी विवेकानंद जाकर ध्यान करते थे, कन्याकुमारी में है। अब वहाँ पे किसी ने एक लिंक सेंड किया कि कन्याकुमारी से रिलेटेड एक पुस्तक को। अब कश्मीर में, सॉरी लद्दाख अभी है उत्तरतम जगह, उसमें जो वहाँ पे लद्दाख में कोई बैठा व्यक्ति उसको तुरंत देख सकता है, गुजरात में बैठा हुआ कोई व्यक्ति देख सकता है, अरुणाचल प्रदेश में बैठा कोई व्यक्ति देखता है। इतना ही नहीं, अमेरिका में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति देख सकता है।
इतना ही नहीं, अंतरिक्ष में बैठा हुआ, स्पेस स्टेशन में बैठा हुआ कोई व्यक्ति देख सकता है। और मरीन के अंदर, जो हमारी सबमरीन्स होती हैं, जो ओशन के अंदर होती हैं, उसके अंदर बैठा हुआ कोई व्यक्ति देख सकता है। तो ये वर्क स्टेशन से, किसी भी वर्क स्टेशन से पहुंचा जा सकता है। वर्क स्टेशन मतलब काम करने वाली जगह। वहाँ से जब भी आवश्यकता हो तब प्रलेखों की पुनर्प्राप्ति की जा सकती है। पुस्तक है, हार्ड कॉपी है, वो फट गया, सड़ गया, भीग गया, खराब हो सकता है, दोबारा लेने के लिए हमें फिर छपवानी पड़ेगी या खरीदनी पड़ेगी। लेकिन ये इसको तो तुरंत लिंक क्लिक किया, डाउनलोड किया, तो पुनर्प्राप्ति आसानी से की जा सकती है। और वर्चुअल पुस्तकालय में वेबसाइट पर प्रभावी खोज और ब्राउज सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, इसको आप ब्राउज कर सकते हो तुरंत। और ये भी है कि वर्चुअल पुस्तकालय में क्या, वो आपने कहावत तो सुनी होगी, हींग लगी ना फिटकरी रंग चोखा। आपने, हींग था, पता नहीं क्या था, ऐसे कुछ करके था, हींग लगी ना फिटकरी रंग चोखा। मतलब इसमें ना तो प्रिंटिंग कॉस्ट लगा, ना तो पेपर का कॉस्ट लगा, ना तो फिर वो जो प्रिंटर वगैरह था उसको खरीदने का कॉस्ट लगा, ना तो इलेक्ट्रिक को कॉस्ट लगा। तो ये सारे खर्चे बच करके ये आसानी से मिल जाते हैं। और उसके बाद मान लो नए नए जो खोज होते हैं, अब नए खोज तुरंत तो नहीं पहुंच जाएंगे भाई प्रिंट के रूप में। आज किसी ने पुस्तक लिखा और आपको आज ही मिल जाता है, कैसे? ये इसी के कारण मिल जाता है। आज अगर कोई भी पुस्तक का अनावरण हुआ, आज ही आपको मिल जाएगा, इसी वर्चुअल माध्यम से ही मिल जाएगा, वरना तो ये प्रिंट का वेट हमें करना पड़ता है। और तो ये भौतिक संग्रह की तुलना में अधिक जानकारी भी देते हैं, और ये वो मतलब नई नई जानकारियाँ भी दे देते हैं, अपडेट जानकारी देते हैं तुरंत। अब इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे मैथमेटिक्स www वर्चुअल पुस्तकालय फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के गणित विभाग द्वारा संचालित है, www.maths/fsu.edu/virtual ये है। एक अल्बामा वर्चुअल पुस्तकालय है, उसके बारे में ये आप सर्च कर सकते हो। तो ये रहा वर्चुअल और इसमें अंतर, डिजिटल में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनिक के बारे में इसमें अपने सिलेबस में दिया नहीं है, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करना जो सिलेबस में दिया नहीं है। जानना हो तो आप, चाणक्य बोलते थे कि ये जो पूरा हमारा जीवन है ना, उसमें हम करोड़ों चीज़ जान सकते हैं। हमारा पूरा जीवन बीत जाएगा लेकिन हम सब कुछ नहीं जान सकते। तो हमें सिर्फ उतना ही जानना चाहिए जितना हमारे काम की हो। और मूर्ख ही वो व्यक्ति होते हैं जो बिना उद्देश्य के, बिना किसी भी लक्ष्य के अपना कार्य करते रहते हैं। तो हर कार्य एक उद्देश्य के को लेकर के चलो, फिर आपको मज़ा आएगा। जैसे ये हो गया, तो हमें सब कुछ नहीं जानना है, अपने काम की बातें ही जानना है। अब जैसे IAS का परीक्षा होता है, तो एक बार मैं एक बेवकूफ़ की बात सुन रहा था। किसी बच्चे ने पूछा उनसे कि सर ये IAS बनने के लिए क्या करते हैं? तो वो बेवकूफ़ बता रहा था कि दुनिया की जितनी भी पुस्तकें होती हैं, मैगजीन्स होती हैं, सारी चीज़ें पढ़ लो। उस समय मुझे चक्कर आने लगे थे, क्योंकि यार दुनिया में कितनी पुस्तकें होती हैं शायद उस बेवकूफ़ को पता नहीं होगा। तो ऐसे ही बेवकूफ़ कई लोग होते हैं, तो उनसे हमें सावधान रहना है। तो बेवकूफ़ इन द सेंस बहुत ही भोले लोग होते हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं होता फिर भी वो जानकारी देते रहते हैं, उनको ही बेवकूफ़ बोलते हैं। तो उनसे हमें सावधान रहना, और हमें जितना इस परीक्षा के लिए और जितना हमारे भविष्य के लिए ज़रूरी उतना ही पढ़ना। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी होता है, हम ये बोल सकते हैं कि डिजिटल और इसमें वर्चुअल, इन दोनों में ही होता है। इन दोनों को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जाने वाली। अब सीधा सिंपल सा है, जिस लाइब्रेरी में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग हो उसको इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी हम बोल सकते हैं, बस सिंपल। और डिजिटल को भी कभी कभी हम इलेक्ट्रॉनिक बोल देते हैं। चलो नेक्स्ट हम बोलते हैं संकर पुस्तकालय के बारे में पढ़ते हैं। संकर मतलब हाइब्रिड। आपने पढ़ा होगा वो हाइब्रिड धान, हाइब्रिड गेहूँ आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया हाइब्रिड मतलब दो जीन्स को मिला करके बनाई जाने वाली एक नई प्रजाति, उसी को बोलते हैं हाइब्रिड। ठीक है, मान लो अफ्रीका का कोई व्यक्ति है और एशिया के किसी व्यक्ति से शादी कर लेता, तो जो उसका संतान होगा वो हाइब्रिड होगा, क्योंकि उसमें दो प्रकार की प्रजाति है, एक तो अफ्रीकन प्रजाति है और दूसरा एशियन प्रजाति है। अभी देखो कामधेनु, मिशन कामधेनु में भी यही की जा रही है। ये सारे उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको टॉपिक बोरिंग ना लगे,
और आसानी से समझ जाए। और आप जब एक होता है विजुअल लर्निंग शायद आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो। विजुअल लर्निंग से जो बड़े बड़े एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, IITians या यूपीएससी या अन्य एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, वो लोग विजुअल लर्निंग्स पे काफ़ी फोकस करते हैं। तो जब हम किसी भी टॉपिक को किसी भी बिंदु से ऐसे रिलेट कर देते हैं ना, वो टॉपिक ज़िंदगी भर याद रहता है। ऐसे रटते रह जाओगे, याद नहीं होने वाला। तो रिलेट करना सीखो, रिलेट करना। अच्छा हाइब्रिड मतलब अच्छा एशियन और अफ्रीकन, अच्छा ये था तो ऐसे ही हाइब्रिड कुछ होगा दो चीज़ों को मिलाने के लिए, तो ये दो चीज़ों को मिलाएंगे हम आगे। तो ये 1990 के दशक में हाइब्रिड पुस्तकालय का विकास हुआ। इसमें क्या होता था कि पारंपरिक जो मुद्रित सामग्री होता था, प्रिंटेड मटेरियल्स होता था, वो जैसे किताबें हो गई, मैगजीन्स हो गए, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसको हम बोलते थे हाइब्रिड पुस्तकालय। और एक व्यक्ति थे क्रिस रूसब्रिज, इन्होंने एक डी लिब नामक पत्रिका में लेख दिया था, तभी से वर्ड फेमस माना जाता है, क्रिस रूसब्रिज। अब ये क्रिस रूसब्रिज का नाम कैसे याद होगा? तो क्रिस मूवी तो आपने देखा होगा ना, वो उड़ के जाते हैं क्रिस। तो मान लो क्रिस उड़ के जा रहे हैं रूस में एक ब्रिज है, वहाँ से हमें क्या लाना है? प्लेन, क्योंकि भारत को अभी S-400 मिसाइल्स भी मिलने वाली है। तो क्रिस जा रहे हैं रूस क्या लेने के लिए? ब्रिज पे मिसाइल रखी हुई है वो। तो क्रिस रूस ब्रिज मतलब क्रिस जा रहे हैं रूस, वहाँ पे ब्रिज पे रखी हुई है S-400 मिसाइल, उसको लेने के लिए। तो याद रखना ये नाम, क्रिस रूस ब्रिज द्वारा डी लिब तो लिब से मतलब लाइब्रेरी हो गया, डी मतलब डिजिटल, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो डी लिब नामक पुस्तिका में इन्होंने लेख दिया था, तब ये छपा था। अगला, संकर पुस्तकालयों को जिन मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है वे हैं डिजिटल डिवाइड, पारस्परिकता, संग्रह विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स संसाधनों के स्वामित्व, डिजिटल मीडिया का संरक्षण। अभी एक क्वेश्चन इसमें मैं क्वेश्चन पेपर में देख रहा था कि हाइब्रिड पुस्तकालयों में कई तरह की इशूज़ आ रही हैं, ठीक है, कई तरह की कई मुद्दे सामने आ रहे हैं, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला होता है डिजिटल डिवाइड। अच्छा, ये डिजिटल डिवाइड क्या होता है? आप लोगों ने ये ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जनसंख्या डिवाइड, आपने उसमें पढ़ा होगा 6वीं से लेकर के 12वीं तक या 10वीं तक। तो डिजिटल डिवाइड में क्या होता है कि जनसंख्या 3 रूपों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एक तो जनसंख्या होती है कि बहुत तेज़ी से बढ़ती जाती है और वो ज़्यादातर इलिटरेट होते हैं, ज़्यादा बच्चों को जन्म देते हैं, उसमें से ज़्यादा बच्चे मर जाते हैं। और दूसरी प्रकार की जो जनसंख्या होती है, वहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादातर बच्चे जन्म तो लेते हैं लेकिन कम मरते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल सुविधा हो जाती है। और तीसरी ऐसी होती है कि जहाँ पे बच्चों का जन्म भी कम होता है और मृत्यु भी कम हो जाता है। तो ऐसे ही जो डिजिटल डिवाइड मतलब वो गैप, डिवाइड मतलब गैप होता है। अभी जो पुरानी पीढ़ी है और जो वर्तमान की पीढ़ी है, उन दोनों में आप देखोगे एक डिजिटल डिवाइड, एक गैप दिखाई देगा। तो इसमें भी बताया गया है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो डिजिटल तकनीक को अपना लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं भाई मुझे फ़ोन में पढ़ना बहुत मज़ा आता है, कोई भी न्यूज़पेपर या अन्य चीज़ें ठीक से पढ़ लेता हूँ मैं। कुछ लोग बोलते हैं यार नहीं, नींद आने लगती है फ़ोन पर और वो नोटिफिकेशंस भी